नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में। दिल की बीमारियों से जीवन को होने वाले खतरे कोविड काल में कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं और हाल ही के समय में काफी स्वस्थ लोगों में सडन हार्ट अटैक भी देखा जा रहा है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो भारतीयों को हृदय रोग को लेकर शिक्षित और सचेत करने एक जन जागरूक पहल है। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति के हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है और इसलिए भारतीयों को हृदय रोग से सचेत और जागरूक करने के लिए इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत साल 2018 में की गई थी। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो लाखों भारतीयों ने इसे सराहा है और हजारों भारतीय इस अभियान से आज जुड़े हुए हैं और इसे देखते हुए IBC 24 छत्तीसगढ़ के मंच पर भारत के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होकर आपको हृदय रोग के लक्षण, बचाव और एडवांस तकनीक के बारे में आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक खास कार्यक्रम। और इस कड़ी में देश के जाने माने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव त्रिपाठी, डॉक्टर मनोज गुप्ता, डॉक्टर निखिल मोती रमानी और डॉक्टर सुलभ चंद्राकर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये तमाम डॉक्टर्स आज हमें हृदय रोग से बचाव और उपचार के बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ ही हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के पहलुओं पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके मन में जितने भी सवाल हैं हार्ट से जुड़े हुए, आज उनका समाधान हमारे शो में आपको मिल जाए। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर गौरव से है। डॉक्टर गौरव, आंकड़ों के अनुसार भारत में हृदय रोग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि एक मरीज कैसे जांच सकता है कि उसका दिल स्वस्थ है या नहीं। क्या एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को भी दिल का दौरा पड़ सकता है? क्योंकि हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि लोग जिम जाते हैं, वहां पर सडन हार्ट अटैक से उनकी मौत तक हो जा रही है। निश्चित तौर पर भारत में हार्ट अटैक की संख्या बढ़ी है और हमारे वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। इसके कई सारे मुख्य कारण हैं। एक तो स्मोकिंग का बढ़ता प्रचलन और डाइट का इंट्रोडक्शन जो कि पिछले 2 दशकों में हमारे देश में हुआ, जो हमारे लिए उत्तम नहीं था। इसके अलावा बढ़ता हुआ स्ट्रेस, एक कॉम्पिटिटिव माहौल दुनिया भर में जिसके चलते हम लोग स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। कैरियर ओरिएंटेड लाइफ है और एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग। डेफिनेटली अगर आप एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे कई सारे रिस्क होते हैं जिसमें कि आप सडन कार्डियक डेथ की ओर जा सकते हैं। जितने भी सडन कार्डियक डेथ होते हैं उसमें 90% कारण हार्ट अटैक ही होता है और इनको सामान्य रोकथाम करके रोका जा सकता है। जैसे कि समय अनुसार अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, ब्लड प्रेशर चेक कराएं, शुगर चेक कराएं और आप व्यायाम करें, एक मॉडरेट एक्सरसाइज करें और डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करें, तो ये बचा जा सकता है इनसे। और अगला सवाल मेरा डॉक्टर मनोज आपसे कि देखा जाता है कि जब भी हार्ट पेशेंट जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि हाई बीपी एक मेन फैक्टर होता है। तो हाई बीपी के अगर लक्षण जानने हैं तो कैसे और कैसे लाइफस्टाइल में बदलाव करते हुए हम हाई बीपी के बारे में जान सकते हैं? हाई ब्लड प्रेशर यानी हाई बीपी के सामान्यतः ऐसा कोई लक्षण होते नहीं है। सामान्यतः रक्तचाप का जो डायग्नोसिस होता है वो या तो मरीज किसी और दूसरे कारण से क्लिनिक में जाता है या हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तब रूटीन चेकअप में ये डायग्नोसिस होता है। हाई बीपी के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे सर में दर्द होना, उल्टियां होना, आंखों में धुंधलापन आना। ये बहुत रेयर है। जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110-120 के ऊपर आ जाता है तब ये लक्षण होते हैं। एज फार एज लाइफस्टाइल का जो बात है, अगर लाइफस्टाइल में अगर सबसे बड़ा कारण होता है नमक। अगर नमक का सेवन हम डेली 5 ग्राम से कम करें तो हर साल 6 मिलियन डेथ से बचा जा सकता है। लाइफस्टाइल में डेली में अगर हम एक्सरसाइज का जैसे हम 3 टाइम खाना खाते हैं, अगर डेली हम एक्सरसाइज का उसमें अगर ऐड कर दें, कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज किया जाए तो ब्लड प्रेशर से निजात पाया जा सकता है। और दूसरी बात है रूटीन चेकअप, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो होता है वो मूल कारण होता है हर हार्ट की बीमारियों का, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो ब्रेन का स्ट्रोक हो या किडनी से संबंधित बड़ी बड़ी समस्याओं का हो। बिल्कुल। और ऐसे देखा भी जाता है कि बहुत ही कॉमन आजकल ये बीमारी हो चुकी है। लो बीपी के भी लोग परेशान है, हाई बीपी के कारण भी। डॉक्टर निखिल, अब मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपसे जरूर जानना चाहूंगी, हार्ट ब्लॉकेज भी एक बहुत आजकल देखा जाता है कि हार्ट डिजीज के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो क्या कोई ऐसा टेस्ट है कि हम पहले ही पता कर सके कि हार्ट ब्लॉकेज के कुछ सिम्टम्स है, या फिर जो आगे बढ़ते हैं तो इलाज कैसे संभव है हार्ट ब्लॉकेज का? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न हमारी सारी जनता को काफी सावधानी देगा अपने चीजों को यूज करने के लिए। तो
हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण, यही कुछ चीजें हैं जो इससे हम ये जान सकते हैं कि या ये हमारा जो लक्षण है ये हार्ट अटैक हो सकता है या इससे हमारे को हार्ट ब्लॉकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे प्रमुख लक्षण है छाती में दर्द। छाती में दर्द कई तरीके के होते हैं, लेकिन जो हार्ट अटैक या हार्ट के ब्लॉकेज का दर्द होता है वो ज्यादातर सेंटर या लेफ्ट साइड में, आपके बाएं कंधे की तरफ, और सबसे प्रमुख है कि आप कोई भी काम करते हैं या चलते हैं या एक्सर्शन करते हैं उससे वो बढ़ता है। इसके अलावा सांस फूलना, चक्कर आना, पेट में दर्द हो के, बेचैनी हो के, उल्टी होना, जैसे शुगर के मरीज होते हैं या महिलाएं, उनको कुछ एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं जैसे कंधे में दर्द, जबड़ों में दर्द, इस तरीके के सिम्टम्स भी कभी कभी हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण के बारे में होते हैं। इनके परीक्षण के लिए हमारे पास काफी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और ये सुविधाएं हम सबको एक रेगुलर चेकअप के रूप में इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसमें कि सबसे प्रमुख है ईसीजी। कभी भी आपको छाती का दर्द होता है, किसी भी प्रकार का, जबड़े में आपके जॉ पेन, शोल्डर पेन, हमेशा एक ईसीजी जरूर कराएं आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी, ट्रेडमिल टेस्ट से आप अपने लक्षणों के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और डॉक्टर निखिल, आजकल ये भी देखा जाता है कि ये जो जितने भी आपने सिम्टम्स बताए हैं, दूसरी बीमारियों के भी यही सिम्टम्स रहते हैं और काफी कंफ्यूजन होती है कि क्योंकि बॉडी पेन जैसे आप बता रहे हैं कि मसल पेन हो रहा है तो शायद वो भी हार्ट ब्लॉकेज का सिम्टम हो सकता है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है? एग्जैक्टली, क्योंकि हमेशा खास करके अभी हमने जो देखा कि ये कोविड पैंडेमिक में अटैक्स के बढ़ने के कारण हर इंसान में एक डर सा बैठ गया है कि हमें अटैक हो सकता है, और हर छाती दर्द या कहीं पे भी कंधे दर्द को हम मान लेते हैं कि ये कहीं अटैक तो नहीं हो सकता। सो इसी के लिए हम जिसे बोलते हैं कि 3 चीजें जो बहुत जरूरी हैं समझना एक छाती दर्द में, या वो सेंटर में या लेफ्ट साइडेड होता है जिसके चांसेस हार्ट अटैक के ज्यादा होते हैं, कभी कभी राइट साइड होता है। पर दूसरी बात जो सबसे प्रमुख है कि आप कुछ काम करें, आप स्ट्रेस लें तो वो पेन बढ़ जाए। ये अगर आपको हो रहा है तो निश्चित रूप से आपका कहीं ना कहीं हृदय के ऊपर जोर आ रहा है, जो कि एक लक्षण हार्ट ब्लॉकेज का हो सकता है। और हर चीज के लिए एक सिंपल सॉल्यूशन है, आप टेंशन ना लेके एक ईसीजी कराएं, उससे आपको काफी सारी जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल, तो टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको अपने दिल का ख्याल रखना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप जीते हैं तो आपका हार्ट हमेशा आपका साथ देगा। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर सुलभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुलभ, आजकल हम देख रहे हैं कि दिल का दौरा बहुत ही कॉमन हो चुका है, तो क्या कोई चेतावनी या कोई ऐसे सिम्टम हमें पहले दिल दे रहा होता है, चेतावनी दे रहा होता है कि अब शायद आपको संभलने की जरूरत है? जैसे डॉक्टर निखिल ने बताया कि चेस्ट पेन, जो हार्ट अटैक का चेस्ट पेन रहेगा वो सेंट्रल की ओर रहेगा, और वो जरूरी नहीं कि जैसा ट्रेडिशनली हमें बताया जाता है कि रेडिएट हो, स्वेटिंग हो, घबराहट हो, हर केसेस में जरूरी नहीं कि ऐसा हो। और पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि यंग पेशेंट आ रहे हैं जिन्हें ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर नहीं है, वैसे पेशेंट आ रहे हैं एटिपिकल चेस्ट पेन लेके। तो डेफिनेटली कोई भी चेस्ट पेन का जो उससे पेन अपना नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, एज अर्ली एज पॉसिबल उसे अच्छे फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से चेकअप करवाना चाहिए। और डॉक्टर सुलभ, क्या दिल का दौरा पड़ने के बाद ऐसे कौन से वो स्टेप्स हैं, जैसे कि आम व्यक्ति की अगर बात की जाए तो सभी को नहीं पता होता है कि जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हमारी फैमिली में ही किसी को अगर हार्ट अटैक आ गया या दिल का दौरा पड़ रहा है, तो कौन सा ऐसा हम फर्स्ट स्टेप हमें उठाना चाहिए कि हम एटलीस्ट डॉक्टर तक ले जाते समय तक उन्हें थोड़ी राहत मिल सके? सबसे पहले अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है तो एज अर्ली एज पॉसिबल उसे ब्लड थिनर स्टार्ट करना होता है, आइदर एंटीप्लेटलेट एंड एंटीकोगुलेशन, और एज अर्ली एज पॉसिबल उसे डॉक्टर के पास ले जाके ईसीजी करवाएं। और अगर ईसीजी में एसटी एलिवेशन जो एमआई होता है, जो मेजर हार्ट अटैक होता है, तो एज अर्ली एज पॉसिबल उस पर एंजियोग्राफी एवं एंजियोप्लास्टी से ही जान बच सकती है। और आइडियली 60 मिनट के अंदर ही एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करना चाहिए, जो मेजर हार्ट अटैक कहते हैं, जैसे एसटी एलिवेशन एमआई जिसे कहते हैं। तो खुद से तो ब्लड थिनर या एंटीप्लेटलेट जो स्टार्ट कर सकते हैं, बट एज अर्ली एज पॉसिबल कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो बिल्कुल कुछ चेतावनी अगर आपको आपका दिल दे रहा है तो डॉक्टर सुलभ ने बताया कि इन पर आपको बारीकी से ध्यान देना होगा, तभी आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। डॉक्टर गौरव, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जब भी हार्ट की बात होती है तो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की बात होती है, और कहा जाता है कि जो एंजियोग्राफी कराएगा उसे एंजियोप्लास्टी करानी ही पड़ती है, तो क्या ये सच है या मिथक है?
देखिए, जो हम ब्लॉकेज की बात करते हैं उनकी एक रेंज होती है। अगर हम बात करें एक्यूट सीवियर हार्ट अटैक, जिसको कि जैसा डॉक्टर सुलभ ने बताया एसटी एलिवेशन एमआई, एसटी एलिवेशन एमआई के पेशेंट्स वो होते हैं जिनकी नसें पूरी तरीके से बंद हो चुकी होती हैं और उनमें कोई ब्लड फ्लो नहीं जा रहा होता है हार्ट की नसों में। ऐसे पेशेंट जब एंजियोग्राफी करते हैं तो उन्हें तत्काल तुरंत में अगर नसें नहीं खोली जाएं तो हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती हैं और परमानेंटली डैमेज हो सकती हैं। और अगर दिल की मेन मसल्स बड़े हिस्से में डैमेज हो जाए तो उनकी जान भी जा सकती है। उस केसेस में डेफिनेटली जब आपको एंजियोग्राफी कराने के लिए आप जाएं एसटी एलिवेशन एक्यूट हार्ट अटैक में, तो आप एंजियोप्लास्टी के लिए तैयार होकर जाएं। पर वह मरीज जो कि लगातार बहुत दिनों से दर्द के लिए परेशान है, स्टेबल एंजाइना के पेशेंट हैं, जिनको कि सांस फूलती है, वो अगर एंजियोग्राफी के लिए जाते हैं तो उसमें एंजियोग्राफी के रिजल्ट्स 1 से लेकर 100 तक कुछ भी आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दवाइयों पे ठीक हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि आपको एंजियोप्लास्टी से ठीक हो, या ऐसा हो सकता है कि आप बाईपास या फिर लाइलाज भी हो सकते हैं। तो आप उसके लिए तैयार रहें। पर यह कहना कि जब भी एंजियोग्राफी होती है एंजियोप्लास्टी थोपी जाती है, ऐसा नहीं है। अगर ब्लॉकेज अगर हम टाइम पे नहीं खोलेंगे तो हार्ट की मसल्स परमानेंट डैमेज हो जाती हैं और उसको बाद में आप 1 महीने 2 महीने बाद खोलने से कोई फायदा नहीं होता है और मरीज अपनी जान तक गंवा सकता है। ये सारी सलाह मरीज की बेहतरी के लिए दी जाती है, उनको उसके रिगार्ड्स में वे करना चाहिए, उसके अनुसार देखना चाहिए। ठीक है, तो आप भी ध्यान रखिएगा इस बात का कि अगर आप एंजियोग्राफी करने जा रहे हैं और जैसे कि डॉक्टर गौरव ने बताया कि कब जरूरत पड़ेगी एंजियोग्राफी की, ये पूरी तरह से डॉक्टरी सलाह के ऊपर और आपकी हेल्थ कितना आपका जो हार्ट है कितना हेल्दी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर मनोज, आगे बढ़ते हैं। एंजियोप्लास्टी के साथ ही साथ बाईपास के बारे में भी हम आजकल काफी सुन रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे। तो एंजियोप्लास्टी जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट का डोमेन है और बाईपास सर्जरी जो है कार्डियक सर्जन का डोमेन है। तो एंजियोप्लास्टी जो हम एज ए कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं तो ये हम हाथ की खून की नली रेडियल आर्टरी से करते हैं या पांव की खून की नली फीमोरल आर्टरी से करते हैं और इसमें कोई चीर फाड़ वाला कुछ काम नहीं होता है। ये परक्यूटेनियस प्रोसीजर होता है और इसमें पेशेंट पूरी तरह से कॉन्शियस रहता है। पेशेंट को ऐसे सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया देकर वो एक कैथेटर के माध्यम से फिर बैलून एंजियोप्लास्टी करके फिर उसमें स्टेंट करके खून की नली को पूरी तरह से ठीक किया जाता है। इसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं। और आजकल एंजियोप्लास्टी में भी बहुत सारे इनोवेशंस आ गए हैं। अब एंजियोप्लास्टी में इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड का हेल्प लिया जाता है, रोटाब्लेशन का हेल्प लिया जाता है, इसमें लेजर का काम आ जाता है, इसमें लिथोट्रिप्सी का काम। तो एंजियोप्लास्टी का भी बहुत सारा इनोवेशंस आ गया है। अब बाईपास सर्जरी की जो बात है, बाईपास सर्जरी बेसिकली कार्डियक सर्जन का डोमेन है। बाईपास सर्जरी उन्हीं को दिया जाता है जब हम एंजियोग्राफी कर लेते हैं तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि नहीं इनको ट्रिपल वेसल डिजीज है और बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रिपल वेसल डिजीज है, पेशेंट डायबिटीज है, पेशेंट का हार्ट का पंपिंग कम है, तो तब ये माना जाता है कि बाईपास सर्जरी से ज्यादा बेनिफिट होगा एज कम्पेयर टू एंजियोप्लास्टी। और बाईपास सर्जरी एक हार्ट सर्जरी है। ये ओपन हार्ट सर्जरी, मेजर हार्ट सर्जरी से भी किया जाता है या मिनिमल इन्वेजिव बाईपास से भी किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बाईपास और एंजियोप्लास्टी में क्या डिफरेंस है ये आपने समझा होगा। डॉक्टर मनोज ने काफी अच्छे से इसके बारे में जानकारी दी है। डॉक्टर निखिल, जब हम हार्ट इश्यूज की बात करते हैं और या हार्ट डिजीज की बात करते हैं तो पेसमेकर भी आजकल जो एक टर्म है बहुत यूज होता है, तो थोड़ा पेसमेकर के बारे में बताइए और क्या अलग अलग प्रकार के भी पेसमेकर्स होते हैं? जी बिल्कुल। पेसमेकर जो है, पेसमेकर एक यंत्र है जिसे कि आप देखेंगे पेस और मेकर, जब हमारी हृदय गति कम होती है, इस बेसिक मॉड्यूल से पेसमेकर का इजाद हुआ था। क्योंकि अगर आपकी हृदय गति इतनी कम है कि हृदय उतना धड़क नहीं पा रहा है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी हृदय की खराब है, तो हमें पेसमेकर की जरूरत पड़ती है। आजकल पेसमेकर में काफी ज्यादा रिवॉल्यूशन आया है। अगर हम सिर्फ हृदय गति के पेसमेकर की बात करें तो हमारे पास सिंगल वायर का पेसमेकर जो कि सिंगल चेंबर पेसमेकर, 2 वायर का पेसमेकर जो डबल चेंबर पेसमेकर, ये तो पहले से मौजूद थे, पर आज की डेट में हमारे पास इसके इजाद में हिस बंडल पेसिंग और लेफ्ट बंडल ब्रांच पेसमेकर का भी इजाद हुआ है। तो आमतौर पर पब्लिक या हर पेशेंट ये परेशान होता है कि हमको कौन सा पेसमेकर ज्यादा लगाना चाहिए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको ये सारे पेसमेकर जानने चाहिए और आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो आपके हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, वो आपको इसमें सबसे उचित सलाह दे सकते हैं। क्योंकि आपका कौन सा इलेक्ट्रिसिटी किस हिसाब से रुका हुआ है उसके लिए ही आपको पेसमेकर लग रहा है। सो उस हृदय रोग विशेषज्ञ को उसके बारे में सबसे अधिक जानकारी है जो आपको उतनी ही मदद करेगा।
इसके अलावा कुछ पेसमेकर्स होते हैं जो हृदय गति को बढ़ाने के साथ साथ आपको यह निश्चित करते हैं कि आपका हार्ट का पंपिंग अगर कम है या आपकी हृदय गति अनियमित है तो उसको वो करते हैं, जिसको कि हम कभी कभी शॉक वाला पेसमेकर बोलते हैं, जिसका नाम होता है इंट्राकार्डिक डिफिब्रिलेटर, और जो पंपिंग बढ़ाता है उसका नाम होता है कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। सो कई बार हमने देखा है कि कुछ मरीज जिनकी सांस बहुत फूलती है, उनका पंपिंग फंक्शन जिसको कि हम EF के तौर पे बताते हैं 30%, 20% है, तो उनमें ये CRT पेसमेकर जो रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी है वो यूजफुल होता है। और जो पेशेंट्स जिनको कि कई बार अनियमित गति, जिसको कि हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं, उनको ये इंट्राकार्डिक डिफिब्रिलेटर्स लगते हैं। और डॉक्टर निखिल, देखा यही जाता है कि जब भी मतलब कोई भी एक आम व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज रहती हैं, जैसे एंजियोग्राफी हो गई, पेसमेकर हो गया, ये सब नाम सुनकर के ही वो इतना डर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि बहुत बड़ी हमें बीमारी हो गई है। तो इससे कैसे हम पार पा सकते हैं? इसीलिए कई बार ये होता है कि पेशेंट लोग पहले ही भयभीत आते हैं, खास करके उनको ये बता दिया जाए कि आपको हार्ट अटैक है, आपकी हृदय गति 0 के करीब पहुंच चुकी है, तो सबसे पहले एक डॉक्टर और एक पेशेंट दोनों को आपस में जो उनका संपर्क है वो इतना स्ट्रांग रखना चाहिए। डॉक्टर को पेशेंट से आम भाषा में, सरल भाषा में उसे समझाना, और उतना ही पेशेंट को उस चीज को समझना और उस डॉक्टर की बातों पे यकीन करना। जैसे कि अभी पुराना प्रश्न हुआ था डॉक्टर गौरव से कि क्या हर एंजियोग्राफी पेशेंट में एंजियोप्लास्टी लगती है, एक मिथक बन गया है। कोई भी मरीज को बाहर पे ये बोल दिया जाता है कि आप एंजियोग्राफी ना करें, एक बार करा ली गई तो आपको एंजियोप्लास्टी होनी पड़ेगी। तो इसीलिए पेशेंट को भी डॉक्टर पे उतना विश्वास रखना है, और ये डॉक्टर और पेशेंट का जो संपर्क है जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ये डर कम होगा, इतने बड़े बड़े वर्ड होगा। बिल्कुल, तो जो मिथक है, जो डर है, यही उद्देश्य है दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो का, कि एक अच्छा टॉक शो हम आपके सामने ला सके और आपके मन में जो भी डर है हार्ट से जुड़ी हुई वो आज दूर हो जाएगी। डॉक्टर सुलभ, लगातार हम जब बात करते हैं हार्ट की तो कहा जाता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल हमें बहुत जरूरी है जीना, और उसमें नींद सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। तो नींद का और एक हेल्दी हार्ट का क्या संबंध आप मानते हैं, और कितनी जरूरी है अच्छी नींद? डेफिनेटली अच्छी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा डॉक्टर गौरव ने बताया कि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि कॉम्पिटिटिव नेचर और ये सब लाइफस्टाइल की वजह से जो स्लीप डिप्राइव्ड है हम काफी, आइडियली 7 to 9 आवर्स स्लीप होना चाहिए एक नॉर्मल इंसान का। ड्यूरिंग स्लीप क्या होता है कि मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो प्रोटेक्टिव है हार्ट के लिए, एथेरोस्क्लेरोटिक को थोड़ा रोकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस जो प्रोसेस है हार्ट अटैक के प्रोसेस उसे रोकते हैं। अगर स्लीप हमारा कम है तो एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन नामक जो हार्मोन्स है वो ज्यादा सिक्रीट होते हैं, और वो वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करा के उन्हें पतला बना के हार्ट अटैक वगैरह करवा सकते हैं। तो ये काफी जरूरी है कि हम नियमित रूप से अपनी नींद लें। और लास्ट ईयर जो जैक जर्नल है, जो यूएस का जर्नल है, वहां पे एक स्टडी भी पब्लिश हुई थी करीब 20,000 पेशेंट की। उसे पाया गया था कि अगर जो कोई भी जो व्यक्ति है अगर वो 7 घंटे से कम सो रहा है तो उसे 20% ज्यादा चांस है उसे हार्ट अटैक आने का। तो डेफिनेटली 7 to 9 आवर्स स्लीप हमें लेना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप जो साइकिल है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें रेगुलर ही 7 to 9 आवर्स स्लीप लेना है। ऐसा नहीं कि एक दिन 12 घंटे सो रहे हैं और एक दिन 3 घंटे सो रहे हैं। तो प्रॉपर डेली एक्सरसाइज करें, और स्क्रीन टाइम सोने से पहले है वो हम रिड्यूस करें, और मेडिटेशन वगैरह करें। ये सब करके हम डेफिनेटली स्लीप को इंप्रूव करके हार्ट अटैक के जो चांसेस है उसे कम किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर सुलभ, आजकल यही देखा जा रहा है कि 7 से 9 घंटे की नींद इम्पॉसिबल जैसी हो गई है, क्योंकि ऑफिस वर्क या घर के काम है, हम उनको कंप्लीट ही नहीं कर पाते। 7 से 9 घंटे की नींद हो ही नहीं पाती। तो भी अगर नींद कम ले रहे हैं और अगर उसके बाद भी हमें हार्ट को हेल्दी रखना है तो कोई टिप उसके लिए? डेफिनेटली आजकल 7 से 9 घंटे की स्लीप तो काफी डिफिकल्ट है। इनफैक्ट कार्डियोलॉजिस्ट के लिए तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसको एंटागोनाइज करने के लिए हमें हेल्दी खाने वाने में हम हेल्दी खा सकते हैं। फ्रूट्स और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उनका इंटेक इंक्रीज कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसा डॉक्टर गुप्ता ने बताया, आप सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बीपी कंट्रोल करना है। रेगुलर डॉक्टर के पास जाके अपना जो सीरम कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, ये सब चेक करवाते रहें। तो ये सब पे ज्यादा एम्फेसाइज हमें करना चाहिए। अगर हम किसी में लैगिंग है, कहा जा सकता है कि अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाइए, और उस हेल्दी लाइफस्टाइल के जरिए आपका हार्ट भी जरूर हेल्दी होगा। और अब बारी है, चारों एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निखिल, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। पब्लिक अवेयरनेस के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो। बिल्कुल, जनता को ये मैसेज मेरा ये रहेगा कि स्ट्रेस और स्लीप, यानी आपकी निद्रा और आपका टेंशन, इन दोनों से आप जितना सहज रहेंगे, यानी टेंशन नहीं लेना है और निद्रा पूरी करनी है, एक साउंड
स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 8 घंटे, 7 घंटे एक नंबर है। जितना आप साउंड स्लीप ले सकते हैं, जितनी एक अच्छी नींद ले सकते हैं, उतनी अच्छी नींद लीजिए। और रही बात टेंशन की, टेंशन से दूरी रखें। हर स्ट्रेस आपके ऊपर बुरा ही असर करेगा और हमारे साथ स्ट्रेस जुड़ा हुआ है क्योंकि हम एक जिंदगी जी रहे हैं। तो उसके लिए अपनी हॉबीज कल्टीवेट करें, अपने जो भी चीजें आपको पसंद है उस पर ध्यान दें। और एक बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब है, डर के आगे ही जीत है, उस पर बिलीव करें। बिल्कुल, तो स्ट्रेस मत लीजिए, भरपूर नींद लीजिए, आपका दिल स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर मनोज, अब आपके बारे, आप अगर कुछ गोल्डन टिप्स देना चाहते। मैं डाइट एंड एक्सरसाइज पे बोलना चाहूंगा। तो एक्सरसाइज पे जैसे आजकल ये जिम के ऊपर में बहुत मिथ फैला हुआ है। तो अगर आप एक्सरसाइज जिम में करना चाहते हैं तो जिम में अगर जाते हैं तो उससे पहले अपना एक स्क्रीनिंग करवाइए आपके फिजिशियन से या कार्डियोलॉजिस्ट से, वेदर आई एम फिट टू डू एक्सरसाइज और नॉट। फिर आप जब जिम में जाते हैं तो पहले एडिक्वेट वार्मिंग कीजिए। फिर आप मसल स्ट्रेंथनिंग करना चाहते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग कीजिए, बोथ अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। और उसके बाद एडिक्वेट स्ट्रेचिंग कीजिए। और आप अगर जिम नहीं जाना चाहते हैं, आप अगर जॉगिंग करना चाहते हैं, चाहे वो रास्ते में हो या फील्ड में हो, तो मिनिमम 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक एटलीस्ट करना चाहिए। ये हो गया एक्सरसाइज पे। दूसरी बात है, आप अपने डाइट में कोलेस्ट्रॉल, जितने भी कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा जो डाइट होते हैं, घी हो, ऑयल हो, इसकी मात्रा को कम करें। और इवन ही आपको डायबिटीज अगर नहीं भी है तो फिर भी आप कार्बोहाइड्रेट डाइट, जो कि शुगर वाले जो डाइट है, उसको कम से कम लेने का कोशिश करें। तो इससे आपका जो हार्ट है रियल में हेल्दी हो जाएगा। और एक कहावत है, आप जितना दौड़ोगे आपका हार्ट उतना ही अच्छा दौड़ेगा। जरूर, ये भी गोल्डन रूल्स है और इन्हें अपनी जिंदगी पे आप जरूर शामिल कीजिए, आपका हार्ट बिल्कुल हेल्दी रहेगा। डॉक्टर सुलभ, आपकी बात। जी, मैं डायबिटीज के बारे में लोगों को बताना चाहूंगा। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट है पूरे वर्ल्ड में, और जो हार्ट अटैक में से मैक्सिमम 60 to 70% में डायबिटीज रहता है। और इनफैक्ट डायबिटीज जो पेशेंट है उन्हें 6 to 8 टाइम्स ज्यादा चांसेस रहते हैं हार्ट अटैक आने के। तो हमें जो डायबिटीज है उसे स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखना है। जो शुगर है, HbA1c 7 के अराउंड रखना है, लगातार फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से चेक कराते रहना है। और डायबिटीज सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है, उसमें कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमें रेगुलर कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करा के, जो एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग है, स्टैटिन्स, वो सब कंटिन्यू लेना है। बीपी हमें रेगुलर मेंटेन करना है और एक्सरसाइज कंटिन्यू करना है और डाइट वगैरह फॉलो करना है, जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बताया। बिल्कुल। डॉक्टर गौरव, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि लाखों दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं। पिछले कई समय से यंग पेशेंट में हार्ट अटैक बढ़ा है। हम सब परेशान होते हैं कि इन्हें हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, पर हमें समझना होगा कि यंग पेशेंट में हार्ट अटैक बढ़ने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बढ़ती हुई स्मोकिंग की प्रवृत्ति है। स्मोकिंग हार्ट को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और हार्ट अटैक इसके जो होते हैं वो सडन और सीवियर होते हैं, जिससे कि तत्काल मौत या सडन कार्डियक डेथ की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इसके बाकी अंगों में प्रभाव को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ हार्ट के ही बात की जाए अगर, तो भी यह सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्सिबल फैक्टर है स्मोकिंग। और यह हमारे देश में पर्टिकुलरली पिछले 20 सालों में बहुत तेजी से स्मोकिंग की टेंडेंसी बढ़ी है। सडन हार्ट अटैक हो सकता है किसी भी स्मोकर को। एक हम कहते हैं कंप्लीट सीजेशन होना चाहिए। आप कम नहीं करेंगे, आप स्मोकिंग कम नहीं करेंगे, आपको पूरा बंद करना होगा, तभी आप हृदय के अटैक से बच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौरव गोल्डन टिप्स देने के लिए। तो हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर आज हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण साझा जानकारी के लिए सभी डॉक्टर्स का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और आप सभी के द्वारा दी गई जानकारी का हमारे दर्शक जरूर पालन करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें। फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।